एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप ऑल इज वेल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेकेपीएससी असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट प्लस प्लानिंग। ठीक है, ये कुछ पोस्ट हैं जिसका एग्जाम आपका रिसेंट है। जैसे जेकेपीएससी एडी फॉरेस्ट का अगर एग्जाम की डेट देखें तो ये भी अभी रिसेंट में आपका अप्रैल में ही एग्जाम है आपका फॉरेस्ट का। ठीक है, और दूसरा जो है प्लानिंग का, ये मई में एग्जाम है। तो फॉरेस्ट और प्लानिंग के लिए अगर आप जीके देखेंगे, थोड़ा सा सिलेबस देखेंगे और कुछ ये एडिशन कुछ टॉपिक आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, इससे पहले वाला जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, ये है सिलेबस आपका जिसको बोला गया है। ये आपका आ गया असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2023 में। ठीक है, और इसमें मैंने ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, इसका सिलेबस के बारे में अगर डिस्कस करें तो ये आपको पता ही होगा। ठीक है, जैसे आपका जनरल इंग्लिश है, 100 मार्क्स का 2 आवर का पेपर है। जनरल स्टडी का 200 मार्क्स का मैक्सिमम जो नंबर है। ठीक है, 3 आवर के आपका पेपर रहेगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट है जो जो कि 3 आवर का है, 200 मार्क्स का ये। तो ओवरऑल आपका 500 मार्क्स ये है, और 100 मार्क्स जो है इंटरव्यू के लिए है। टोटल 600 मार्क्स है। अब इसमें भी अगर हम देखें तो हम डिस्कस करेंगे वो जीके का करेंगे। और जनरल इंग्लिश के लिए मैंने सभी एस्पिरेंट को ऑलरेडी बताया है कि आप जेकेपीएससी का जो मेंस का इंग्लिश का पेपर होता है उसको एक बार आप कंसल्ट कर दें। उसमें ऐसे कैसे आ रहे हैं, उसमें इंग्लिश कंप्रीहेंशन या प्रिसाइज नोट, जैसे आपका जनरल इंग्लिश के लिए स्पेसिफिक लिखा है कि आपका क्या आएगा। एक तो ऐसे आएगा, पैराग्राफ राइटिंग आएगा, कंप्रीहेंशन आएगा, प्रिसाइज राइटिंग और वोकेबुलरी इडियम्स एंड फ्रेजेस आएगा। ठीक है, तो जब क्लियरली सिलेबस में मेंशन है तो ये सारी चीजें कर देनी है आपने। ऑल्दो दीज आर द 40% क्वालिफाई मार्क्स है। जैसे आप जनरल इंग्लिश भी देखें तो यहाँ पे 40% क्वालिफाई मार्क्स है। जीएस में भी और ऑप्शनल में भी 40% क्वालिफाई मार्क्स है। लेकिन 40% से नीचे अगर आपके मार्क्स आएंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पेपर चेक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर जनरल इंग्लिश की बात करूं, 100 मार्क्स का आपका पेपर है, तो 100 मार्क्स मीन्स 100%। अगर इसका 50% बोलेगे तो कितना हो गया, 50 नंबर। और 40% मतलब हो गया 40 नंबर आपको इंग्लिश में लेने ही लेने। तो आप इंग्लिश में वो मार्क्स किससे ले सकते हैं, आपका ऐसे आपका स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, ऐसे आपका स्ट्रांग होना चाहिए, फिर ही जाके बात होती है। ठीक है, तो ऐसे के लिए भी अलग से मैंने टॉपिक दे दिए हैं। ठीक है, वो टॉपिक आप करके जाएंगे, स्पेसिफिक में बोल रहा हूं। ठीक है, और जेकेपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का मेंस एग्जाम होता है उसमें ऐसे जो है 1000 से 1200 वर्ड्स के बीच में लिखना पड़ता है। बट आपको इतना नहीं लिखना है उस तरीके से। ठीक है, तो एक मेरे पास पेपर एक पड़ा है, दूसरा वाला एक ये इसका ओल्ड पेपर था, शायद से अभी दिख नहीं रहा है। इस तरह से अगर हम, ये तो आ गया जे एंड के नहीं, जेकेपीएससी एडी फॉरेस्ट के लिए। ठीक है, अगर हम प्लानिंग का देखें तो प्लानिंग में भी अगर आपका प्लानिंग E&S, ठीक है, उसमें अगर आप देखें, एक तो जनरल इंग्लिश दिया है 100 मार्क्स का, सेम जीके दिखा है, जीके लिखा है, और स्पेसिफिक पर्टेनिंग टू जम्मू एंड कश्मीर और 100 मार्क्स लिखा है। इकोनॉमिक्स और ये स्टैटिस्टिक्स जो दिया है 100 मार्क्स का, तो ओवरऑल यहाँ पे 400 मार्क्स है। ठीक है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में आपका दिया गया है, ये चीजें हैं आपकी। ठीक है, लेकिन आप इसमें भी अगर देखेंगे जीके आपका इस पे ऑलमोस्ट सेम है। इंग्लिश में भी वही लिखा है उन्होंने कि एक तो ऐसे लिखना है आपने, बाकी आपका वर्क लेवल पे प्रिसाइज राइटिंग और साथ में कंप्रीहेंशन वगैरह। तो जनरल इंग्लिश आपका पेपर, जैसे जो प्लानिंग में पेपर देने जाएंगे बच्चे, उनको पहले ही पता चल जाएगा क्योंकि फॉरेस्ट का एग्जाम पहले हो चुका होगा। ठीक है, तो उनको एक आइडिया मिल जाएगा जनरल इंग्लिश का पेपर कैसे आ रहा है। रही बात आपका जनरल नॉलेज की, तो इसमें भी स्पेसिफिक अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे अगर आप देखेंगे हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा है और ज्योग्राफी लिखा है। तो इंपॉर्टेंट है कि हिस्ट्री ऑफ इंडिया ज्योग्राफी भी पढ़े और स्पेसिफिक J&K का भी देख के जाए। ठीक है, और बाकी तो चलो करंट अफेयर के इवेंट्स जीके का लिखा है, तो जब जीके लिख दिया ना, जीके में आपकी पॉलिटी भी आती है, हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है, इन्वायरमेंट भी आती है, सब आपका क्या आ जाता है, जीके में आ जाता है। लेकिन स्पेसिफिक इन इंपॉर्टेंस दी है हिस्ट्री और ज्योग्राफी को। ठीक है, तो चलिए अभी फॉरेस्ट का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, और लास्ट में एक दो क्वेश्चन में आपको एज ए आंसर राइटिंग बताऊंगा कि किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग करनी चाहिए, मतलब जो अभी कुछ फ्यू डेज आपके बचे हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम वही डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एडिशन के लिए हैं। ठीक है, कौन कौन सी एडिशन की है मैंने,
और ये वाला आपने ऑलरेडी जो दिए गए पीडीएफ, इसमें से सारे क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। इसमें सारा पैटर्न बताया किस तरीके से क्या क्वेश्चन रहने वाला है, और ये स्पेसिफिक मेंस टाइप का होगा, प्रीलिम टाइप का नहीं होगा। इसमें भी अगर देखेंगे तो इसमें आपका स्पेसिफिक सिलेबस दिया है आपका फॉरेस्ट के लिए। और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा कि आपका एग्जाम किसका है, फॉरेस्ट का, तो स्पेसिफिक फॉरेस्ट को लेके जितनी भी चीजें एनवायरमेंट में है, ज्योग्राफी में है, तो वो पढ़ के जाएं, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं अगर आपको बोलूं फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 वाला आ गया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ गया, कुछ अमेंडमेंट हुई है 2023 में, वो पढ़ लें आप, ठीक है। और फॉरेस्ट को लेके जितने वाइल्ड लाइफ आपका रिलेटेड जो चीजें रहती हैं वो आपने पढ़ के जानी, जो ऑलरेडी मैंने बताया भी है। इस तरह से जैसे क्लाइमेट चेंज दिया, इंटरनेशनल कन्वेंशन वगैरह दिया है, प्रेजेंट लेजिस्लेशन क्या क्या है इंडिया में, तो वो सारी मैंने चीजें इसमें दिया है मैंने ऑलरेडी, ठीक है। ये आप एक बार चेक कर लेना कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो एडिशन क्या करनी है आपने, अभी मैंने रिसेंट का एक केएस का एग्जाम देखा, जिसमें आपके जैसे ये केएस का ये यहाँ पे नहीं है, दूसरी पीडीएफ आ गई है, ये है प्लानिंग की, ठीक है। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछा है, तो एक रफ आइडिया ले सकते हो, क्योंकि असिस्टेंट डायरेक्टर फॉरेस्ट का पहले एग्जाम नहीं हुआ है, तो आपके पास एक रफ आइडिया लेने के लिए ये पेपर ओल्ड पड़ा है, ये प्लानिंग का शायद से, ठीक है। ये भी एस्पिरेंट ने किसी ने शेयर किया था, ठीक है। तो स्पेसिफिक, तो इसमें भी क्वेश्चन किस तरीके से पूछे, तो थोड़ा सा आइडिया आपको मिल जाएगा कि आपको 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने 30 मार्क्स का, इस तरीके से, ठीक है। तो ये जैसे हमने पूछा है कि डेजोल्यूशन ऑफ द हाउस, प्रोरोगेशन ऑफ हाउस, एडजॉर्नमेंट ऑफ हाउस, ठीक है। इस तरह से ये तो पुराना पेपर है, तो उस तरीके से ये हमने पूछा है, नेशनल यूथ पॉलिसी 2003 क्या है, कॉमनवेल्थ 2010 कौन सा है, ठीक है। तो अभी तो रिसेंट में अगर करंट को लेके चले तो रिसेंट ही चीजें आएंगी ना उस तरीके से। जैसे हमने रामा सेतु पूछा है, तो इस टाइम में अब आप बोलेंगे तो क्या पूछेंगे, हो सकता है अटल टनल के बारे में पूछ ले, जोजिलाल टनल के बारे में पूछ लें, ठीक है। इस तरह से आपका जैसे स्कोप ऑफ इको टूरिज्म इन जम्मू एंड कश्मीर इज लाइकली इंपैक्ट ऑन एनवायरमेंट, तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी भी ये इंपॉर्टेंट बन जाता है उसके लिए, ठीक है। इस तरह से जैसे बाकी छोटे मोटे जो क्वेश्चन दिए हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं, इसी तरीके से आप वो चीजें देखनी भी हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की और, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर केएस का भी रिसेंट में जो 2023 में एग्जाम हुआ है, उसमें कुछ क्वेश्चन आए थे, तो वो भी आपने एडिशन करनी है इसमें, और कुछ एक्स्ट्रा भी मैंने दिए हैं जो आपने पढ़ने हैं, नोट्स बनाने हैं आपने, ठीक है। एक तो आपने शंकराचार्य टेम्पल जो है कश्मीर में, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाना आपने, ठीक है। और वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जैसे धोलावीरा है, तो धोलावीरा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा इसको मिला है, और वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द धोलावीरा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए धोलावीरा को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा क्यों मिला है, और धोलावीरा की इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो थोड़ा सा देख लेना आपने, इंपॉर्टेंस क्या है, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। साथ में ये क्या है हमारे पास, वर्ल्ड हेरिटेज साइट तो है, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन की भी एक साइट है ये, ठीक है। तो वो उस तरीके से भी आपने इस चीजों को देखना है। नीलमत पुराण क्या है, ठीक है, जिसको रेफरेंस किया है कलाहना ने। कलाहना अगर आपको नहीं पता है कि हिस्टोरियन रहे हैं, ठीक है, जम्मू कश्मीर में 12th सेंचुरी में, ठीक है, 12th सेंचुरी में एक हिस्टोरियन रहे हैं जिन्होंने राजतरंगिणी किताब लिखी थी, ठीक है। और उन्होंने एक रेफरेंस लिया था नीलमत पुराण से, तो नीलमत पुराण के बारे में आप पढ़ के जाए, नीलमत पुराण जो है क्या है, और साथ में कलाहना की राजतरंगिणी जो है, एक हिस्टोरियन है, उन्होंने एक किताब लिखी है राजतरंगिणी, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री को डिफाइन किया गया है, ठीक है। और चाणक्य के अर्थशास्त्र पढ़ के जाएं, ठीक है, इनकी एक थ्योरी आती है, वो भी पढ़ के जाएं चाणक्य की, ठीक है। हिस्ट्री की पर्सपेक्टिव से अगर देखेंगे, हिस्ट्री में कौन कौन से आपने एडिशन करनी है। इस तरह से वाई इज समुद्रगुप्त इज कॉल्ड एज नेपोलियन ऑफ इंडिया, ठीक है, तो ये थोड़ा सा पढ़ के जाएं। कम से कम आपको जितने भी क्वेश्चन है इसके, आपके कम से कम 50 से लेकर 70 वर्ड्स आपके पास होने चाहिए, मतलब फॉर्डर मटेरियल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आपके पास अगर फॉर्डर मटेरियल नहीं है, अगर आपके पास अभी फॉर्डर मटेरियल है, तो आप एग्जाम में तो इनमें से तो कोई 2 ही क्वेश्चन आएंगे ना जो इसमें से होंगे, ठीक है ना। उस टाइम में क्या होता है, आपका माइंड सिर्फ और सिर्फ जो क्वेश्चन आए होते हैं उस पर फोकस जाता है टोटली, ठीक है ना, टोटली और टोटली उस पर फोकस जाता है जो क्वेश्चन आए होते हैं। उस टाइम में बाकी चीजें याद नहीं आती हैं, तो स्पेसिफिक अभी आपके पास फॉर्डर मटेरियल होगा, आपने रिवाइज किया होगा, तो उस टाइम में दिमाग में आ जाएगा कि क्या क्या चीजें करनी है आपने, ठीक है। इस तरह से आपका वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल मैन, ठीक है, वाज अ फेमस कोट बाय द श्री नारायण गुरु, तो इसके बारे में देख लेना कि क्या क्या ये चीज में बोलते हैं, ठीक है, तो वो आपने पढ़ के जाना है। एंग्लो सिख वार इंपैक्ट ऑन J&K, ठीक है, तो इसमें आपने एक तो आपका ट्रीटी ऑफ अमृतसर देख लेनी है कि इसका इंपैक्ट क्या पड़ा, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसमें आपको क्या बोला, आपको पता होना चाहिए कि एंग्लो सिख वार के बाद हमारे पास J&K जो है, गुलाब सिंह ने, जैसे आपको पता होना चाहिए 75 लाख रुपए दे के
ब्रिटिश को इन्होंने जे.एंड.के को ले लिया था, ठीक है। तो वो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आप इसमें एक लाइन डाल सकते हैं, ठीक है। बाकी आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो वो नोट डाउन कर सकते हैं। अरविंदो घोष फिलॉसफी ऑन नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म की अरविंदो घोष की क्या फिलॉसफी रही है नेशनलिज्म को लेके, तो वो थोड़ा सा आपने शॉर्ट नोट्स बना देने, ठीक है। आपको साथ में ना ये दो क्वेश्चन में लास्ट में डिस्कस करूंगा इसी में एज ए मॉडल सैंपल कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को देखना है, ठीक है, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। और पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चंस जो है जो अभी रिसेंट न्यूज में है, तो वो भी देखने हैं आपने। जैसे आपका रिजर्वेशन इन इंडिया, ठीक है, स्पेसिफिक और जे.एंड.के में भी रिजर्वेशन मिली है तो इंपॉर्टेंट है। जेकेएस में तो ये क्वेश्चन नहीं आया रिजर्वेशन इन इंडिया में, बट ये होपफुली आपके इसमें आ जाए, ठीक है, क्योंकि कॉमन सेंस में और करंट को लेके क्वेश्चन जी काफी न्यूज में, ठीक है। इसके साथ साथ में आपका ईडब्ल्यूएस जो कैटेगरी दी गई है, ठीक है, उसके बारे में भी देख लें, आपकी कौन सी अमेंडमेंट हुई है, क्या चीजें हैं वो तरीके देखनी है। साथ में एक और चीज देखनी है आपने कि वुमेन के लिए रिजर्वेशन बिल जो है वो लाया गया है 2023 में, तो उसके बारे में भी आपने पढ़ना है, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाला कौन सी अमेंडमेंट हुई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कौन सा लाया गया है, यहाँ पे भी कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया है और क्या प्रोज और क्या कॉन्स है, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स पढ़ के जाना है, वो इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मिलेट का प्रोडक्शन चैलेंज, अब ये मिलेट प्रोडक्शन और चैलेंज क्यों पढ़ना है, क्योंकि इंडिया ने होस्ट किया 2023 में इंटरनेशनल मिलेट ईयर, तो ये इंपॉर्टेंट है उसके बारे में कि मिलेट प्रोडक्शन सबसे कौन सी स्टेट हाईएस्ट प्रोडक्शन पे है, राजस्थान है, ठीक है। और इस तरह से आप और भी चीजें लिख सकते हैं, जैसे क्या क्या चैलेंज है मिलेट्स को ग्रो करने में लिए और इसके बेनिफिट्स क्या है, तो वो भी आपने देख लेने की बेनिफिट्स क्या है, ठीक है। 3-4 पॉइंट बेनिफिट के, 3-4 चैलेंज के, और कुछ डेटा आपने उठाना है कि मिलेट का क्या क्या चीजें, इतना ही तो है ना, क्योंकि आपको अगर 50 या 70 वर्ड्स का आ रहा है तो आपने मेन मेन पॉइंट उठाने ना, कोई 5 पेज तो लिखने ही नहीं है, ठीक है ना, तो वो चीजें भी देखनी है। हीट वेव्स देखनी है आपने, ये भी रिसेंट न्यूज में रहा है, ठीक है, काफी न्यूज में रहा है, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में काफी बार न्यूज में रहा है, तो आपने देखना हीट वेव्स क्या होती हैं और इसका इंपैक्ट क्या पड़ सकता है किस पे, एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और हमारे पास क्लाइमेट चेंज पे क्या इंपैक्ट, क्लाइमेट चेंज की वजह से हीट वेव आ रही है, एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है और एनर्जी रिसोर्सेज पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, ये भी पढ़ के जाना आपने, ठीक है। और 4-4 पॉइंट एग्रीकल्चर पे क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, 4 पॉइंट क्लाइमेट चेंज की वजह से 4 पॉइंट, और एनर्जी पे क्या इंपैक्ट पड़ सकते हैं वो 4 पॉइंट आपने देखना। इस तरह से आपका लिथियम डिस्कवरी इन जे.एंड. के इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट इंपैक्ट क्या रहेगा, ठीक है, इसका जो लिथियम डिस्कवरी जे.एंड. के में हुई है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका एक सैंपल आंसर हम नीचे डिस्कस करेंगे, उसमें आपको डिस्कस कर देंगे, ताकि बाकी वाले क्वेश्चन आपने किस तरीके से देखने हैं वो भी आपके लिए एक सैंपल बन जाएगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में देखना है, रिसेंट अपॉइंटमेंट में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी तो वो पढ़ के जाना है। ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के बारे में पढ़ के जाना है, ठीक है। जैसे केजरीवाल आज की डेट में इलेक्शन, जैसे आपको पता है इलेक्शन अभी सेंटर के इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है, केजरीवाल को अरेस्ट किया गया है, साथ में ईडी का यूज और भी बड़ी जगह किया गया, जैसे अभी जम्मू कश्मीर में अगर देखें जेकेपीएसआई का जो स्कीम था, ठीक है, उसमें भी ईडी ने 1 करोड़ के आसपास पैसा जो है वो जब्त किया है, ठीक है। तो ये चीजें सारी, ईडी का यूज क्या है, मेन आपने देखना है कि मैंडेट क्या है, ठीक है, मैंडेट क्या है ईडी का, और क्या कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है ईडी की, ठीक है, वो देखना आपने। और रिसेंट की एग्जांपल आप डायरेक्टली दे सकते हैं ना, न्यूज में दिया है कि ईडी ने अरेस्ट किया किसको, केजरीवाल को, किस केम में या क्या चीजें, वो आपने लिख देना है उसमें सिंपल, तो पूरा पेपर उसमें ही नहीं डिस्कस कर देना केजरीवाल को अरेस्ट किया फलाना ढिमकाना पॉलिटिकल गेन है, ये नहीं, वो सीधा लिखना है कि ईडी का रिसेंट जो है अरेस्ट किया गया केजरीवाल जो कि चीफ मिनिस्टर है यूटी दिल्ली के, ठीक है। और बाकी चीजें क्या है, क्या स्कीम है, वो चीजें बात की चीजें, मेन आपको देखना है कि मैंडेट क्या है ईडी का और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है ईडी की और क्या पावर्स इनके पास, वो चीजें देखनी है आपने एग्जाम पर्सपेक्टिव से। बाकी इंडिया इजराइल हमास की और इजराइल इनकी लड़ाई अभी भी चल रही है, ठीक है। आज की डेट में, आज लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है आपको 12 अप्रैल में, ठीक है, मार्च जैन फेब मार्च अप्रैल 12 अप्रैल को रिकॉर्ड हो रहा है लेक्चर, और अभी भी लड़ाई इनकी चल रही है, तो इसका इंपैक्ट देखना। और मेन में बोल रहा हूं कि 5 से 6 पॉइंट आपके पास होने चाहिए, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से 3-4 पॉइंट होने चाहिए। इस तरह से रोल ऑफ इंडिया इन रिजॉल्विंग इजराइल पैलेस्टाइन जो कॉन्फ्लिक्ट है इसमें, तो इसमें 2 स्टेट सोल्यूशन डिस्कस जरूर करना आपने पेपर में, अगर क्वेश्चन आता है 2 स्टेट सोल्यूशन, 2 स्टेट सोल्यूशन है क्या, ये आपने थोड़ा सा देख लेना है, गूगल कर देना है, ठीक है। जो भी टॉपिक आपको लग रहा है कि ये हमारे पास नहीं है या कुछ इस तरीके से, कोई भी टॉपिक लिखिए, आगे लिख दीजिए फॉर द यूपीएससी, ठीक है, किसी ने कोई ना कोई पॉइंट दिए होते हैं, तो उसमें आपने मेन मेन पॉइंट आपने बना देने। इस तरह से ये वाले जितने भी ये 5 पॉइंट है, ठीक है, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन आना ही आना है।
तो इंडिया यूएस पार्टनरशिप क्या है, रिलेशनशिप क्या है, इंडिया फ्रांस का रिलेशनशिप क्या है। इंडिया फ्रांस इसलिए क्योंकि रिपब्लिक डे पे फ्रांस के प्रेसिडेंट को बुलाया गया था इंडिया में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया यूएस रिलेशनशिप तो इंपॉर्टेंट है ही है। इंडिया मालदीव इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको पता है कि कुछ कंट्रोवर्सी ये रही है कुछ 2023 में, ठीक है। कनाडा में भी आपको पता ही है, खालिस्तान का कुछ मूवमेंट चला रहे थे लोग, ठीक है, कनाडा में, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट इशू बन जाता है। किस तरीके से देखना है आपने, ये न्यूज में क्यों है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। इंडिया फ्रांस न्यूज में क्यों था, रिपब्लिक डे पे उनके जो प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, वो इधर इंडिया में आए थे, ठीक है। यूएस तो वैसे भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, यूएसए को डिस्कस करने वाला। मालदीव इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी चल रही थी कुछ 2023 में, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। कनाडा में भी वैसा ही कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, तो इसलिए ये 4-5 कंट्री इंपॉर्टेंट बन जाती हैं जो आपने इनके साथ रिलेशन पढ़ने वो इंपॉर्टेंट है। गूगल कर दें, आपको मिल जाएगा। नहीं तो ये वाले टॉपिक जो हैं, ये खासकर ये वाले, ये इंडिया आईआर रिलेशन को लेके, आईआर को लेके, तो पीटी 365 विजन आईएएस की देखें, ठीक है। ये ऑनलाइन भी मिल जाती है, गूगल करें पीटी 365 मेंस लिखें, प्रीलिम नहीं, मेंस विजन आईएएस, ठीक है। तो उनकी वेबसाइट पे, विजन आईएएस की वेबसाइट पे आपको आईआर की मिल जाएगी, इंटरनेशनल रिलेशन की, वहां पे आपने मेन पॉइंट इसके नोट डाउन कर देने, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम, इंडिया का परमानेंट सीट इन यूएनएससी। तो ये आपने देखना है कि ये एम्बिशन है इंडिया का कि हम परमानेंट सीट यूएनएससी में ले, ठीक है। तो उसकी भी आपने सीट अभी मिली तो नहीं है, ठीक है, लेकिन इंडिया जो है वो चाहता है कि हमें सीट मिल जाए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। इस तरह से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात की गई थी, कब की गई थी, ये G20 की समिट जो इंडिया में हुई थी, G20 की समिट 2023 में जब इंडिया में हुई थी, तो इसकी बात की गई थी। और ये आपने एक बार गूगल करके देख लेना है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ये आया हुआ क्वेश्चन है। नीति आयोग का मैंडेट क्या है ये देखना आपने, और मैंडेट क्या है नीति आयोग का, ठीक है। इसने रिप्लेस किया प्लानिंग कमीशन को 2015 में, और मेन इसका मैंडेट क्या है वो पढ़ के जाना है। मैंडेट क्या है और किस तरह से इन्होंने एज ए थिंक टैंक कौन कौन सी पॉलिसीज बेटर लाई इंडिया के लिए। कॉपरेटिव फेडरलिज्म, एक तो स्पेसिफिक आपने फेडरल स्ट्रक्चर पढ़ना है इंडिया का, जैसे फेडरल स्ट्रक्चर, जैसे आपको मैं बात बोलूं कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी पोजीशन क्या है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी फेडरेशन वर्ड यूज नहीं किया गया है, तो पहली लाइन ये लिखनी है। दूसरा आपने लिखना है कि जैसे फेडरलिज्म हमारा इंडिया में है, फिर आपने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता क्या है, बेसिक डेफिनेशन, और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म क्या होता है वो भी आपने एक डेफिनेशन पढ़ लेनी है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये काफी न्यूज में रहे हैं, ठीक है, और ये आपने पढ़ना है, एक बार गूगल पढ़ देना कर देना आपने, इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू में ये काफी न्यूज में रहा है, ठीक है, तो ये पढ़ लेना आपने। रोल ऑफ रिलीजन एंड कास्ट इन इंडियन इलेक्शन सिस्टम, तो वो भी एक बार आपने देख लेना। ये था कुछ इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और करंट अफेयर को लेके। और साइंस एंड टेक्स से कुछ क्वेश्चन केएस में पूछे तो ये आप डायरेक्टली आपने देख लेना कि आईओटी का, ठीक है, इंटरनेट ऑफ थिंग का यूज कैसे किया गया है स्मार्ट सिटी मिशन में। जैसे जम्मू कश्मीर भी एक स्मार्ट सिटी है, जम्मू भी है और श्रीनगर भी है, स्मार्ट सिटी है, लेकिन उसमें आईओटी का यूज कैसे किया गया है वो देखना है। इंडिया का मार्स ऑर्बिटर मिशन क्या था वो देख लेना आपने। इसरो का स्पेस टूरिज्म के लिए क्या क्या चीजें की गई है वो भी आपने देखना। क्वांटम टेक्नोलॉजी क्या है, जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये क्यों क्वेश्चन केएस में पूछा, ये सारे क्वेश्चन केएस में पूछे गए। अभी क्वेश्चन क्यों पूछा गया है जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जैसे आपकी बात करें हम, चैट जीपीटी आज की डेट में आ चुका है, चैट जीपीटी, ठीक है, चैट जीपीटी आ चुका है, और इसमें जीपीएआई को होस्ट किया था इंडिया ने 2023 में, ठीक है। तो जब ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2023 पे इंडिया ने होस्ट किया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है, और ये क्वेश्चन आपका ऐसे के लिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये ऐसे के लिए भी पढ़ के जाना आपने उस तरीके से, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी पढ़ के जाना। चलिए आगे देखते हैं हम, जैसे फॉर एग्जाम्पल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और क्वेश्चन कौन से एडिशन के लिए हैं, ठीक है। तो ये आपने इतना ही है। इकोनॉमी में आपने एक देखना है, डबलिंग फार्मर इनकम 2022 तक बोला गया था, क्या डबलिंग फार्मर इनकम हुई नहीं हुई, वो चीजें देखनी है आपने। और एमएसपी क्या है, और मेन फार्मर का क्या इशू प्रोटेस्ट रहे हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में, तो एज ए करंट अफेयर परस्पेक्टिव से आपने ये चीजें पढ़नी है। एक तो डबलिंग फार्मर इनकम, एमएसपी क्या होता है, एमएसपी क्यों क्या होता है, क्योंकि फार्मर का मेन जो प्रोटेस्ट है वो एमएसपी को लेके है। तो एमएसपी क्या होता है, किस किस क्रॉप्स पे दिया जाता है, वो बेसिक डेफिनेशन पढ़नी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, और साथ में डबलिंग फार्मर इनकम की बात की गई थी, उस पर एक आर्टिकल देख लेना आपने। इसमें लिखना आपने, गूगल करना है डबलिंग फार्मर इनकम फॉर यूपीएससी, ठीक है। तो किसी ना किसी ने आर्टिकल लिखा होगा, किसी ना किसी ने, तो वो आपने देख लेना। रोल ऑफ कमर्शियल ये छोड़ दें आप, इसका क्वेश्चन नहीं आ सकता। एसडीजी पढ़ के जाए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल होता क्या है, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है ये पहले पढ़ के जाए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, गोल्स आप सीधा लिखना, 17 गोल्स है, टारगेट है 2015 से लेकर 30 तक, इतने में बात खत्म हो जाती है।
मेन आपका कंसेप्ट पता होना चाहिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या है, ठीक है, तो कंसेप्ट पढ़ के जाना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन जो है ये किया गया, जैसे आपको पता होगा कि जैसे जनधन अकाउंट खोले गए थे, ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट खोले गए थे, तो बेसिकली क्या था उसमें कि आपका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाए। जैसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मतलब ये हुआ, जैसे एमजी नरेगा में कुछ लोग हैं, ठीक है, अगर वो एमजी नरेगा में अगर कोई दिहाड़ी लगा रहा है या फिर कोई और भी मतलब अगर कोई जॉब कर रहा है, ठीक है, एमजी नरेगा में हो गया या फिर बाकी चीजों में, तो उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाता है, सरकार की तरफ से डायरेक्ट खाते में पैसे आता है, तो वो भी एक फाइनेंशियल इंक्लूजन का हो गया। और बाकी भी चीजें आपने देखनी है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या फायदा है फाइनेंशियल इंक्लूजन का, लेके वो पढ़ना है। फिजिकल स्पेंडिंग क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, ये पढ़ के जाना है आपने। और इंडिया का एम्बिशन क्या है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बनने का, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि इंडिया का एम्बिशन थर्ड लार्जेस्ट, अभी आज की डेट में इंडिया फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, और थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का एम्बिशन है, और इंडिया का 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का भी सपना कैसा है वो भी आपने एक बार गूगल कर देना है, किसने किसने आर्टिकल लिखा होगा तो वो देख लेना आपने। चलिए आप क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एडिशन थे, ठीक है, जो मैंने आपको बताए। वो पुराने वाले क्वेश्चन तो करने ही करने, ये भी करके जाना है, बाकी आपने पढ़ा है वो तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इन क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, इसमें से कोई क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं एक क्वेश्चन आपका। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको क्वेश्चन आता है कि लिथियम डिस्कवरी इन जे एंड के इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट इंपैक्ट बताइए इसका, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर कैसे लिखना है आपने, तो सबसे पहले आपने ये लिखना है कि भैया कि जियोलॉजिकल सर्वे, आप ये नहीं लिखेंगे तो तभी चलेगा, बट जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली, कम से कम रिसेंटली तो लिख लें, अगर आपको डेट नहीं पता है तो कम से कम रिसेंटली लिख लें। जियोग्राफिकल सर्वे ऑफ इंडिया रिसेंटली अनाउंस इट हैज डिस्कवर्ड 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम इन रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जे एंड के यूटी, इतना लिख दिया, तो आपने क्या पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया कि आप इन्होंने पूछा डिस्कवरी जे एंड की, और ये बता दिया कि कितना मिला है और कहां मिला है जे एंड के में, वो लिख दिया आपने, ठीक है। फर्स्ट, द लिथियम वुड बी अ मेजर इकोनॉमिक एंड रिसोर्स एसेट फॉर इंडियन गवर्नमेंट एज ए ग्लोबल डिमांड ऑफ लिथियम इज प्रोजेक्टेड टू बी इंक्रीज 42-fold इन फ्यूचर सिनेरियो दैट मीट्स द पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट टारगेट। तो आपने क्या किया, लिंक कर दिया इसको, लिथियम को लिंक कर दिया किसके साथ, पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट को लेके, क्लीन एनर्जी को लेके, ठीक है। सेकंड, हाउएवर लिथियम माइनिंग कुड डैमेज लोकल इकोलॉजी, पॉपुलेशन एंड इकोनॉमी, तो यहां पे आपने एक और चीज बता दी कि कम से कम आपका क्या हो जाएगा, हाउएवर लिथियम माइनिंग जो है वो डैमेज कर सकती है लोकल इकोलॉजी को, इन्वायरमेंट को, और पॉपुलेशन को भी, और इकोनॉमी को भी, तो वो इंपॉर्टेंट है कि आपने कैसे लिखना है। आप एक तो लिखना है सिग्निफिकेंट इंपैक्ट क्या है जो लिथियम फाउंड किया गया जम्मू कश्मीर में, एक लिखना है आपने इन्वायरमेंट इंपैक्ट क्या है, तो स्पेसिफिक सीधा लिखिए आप, देखिए इतना इतना तो है नहीं कि आपने वो करना है, स्पेसिफिक चार चार पॉइंट बनाने। मैंने क्या लिखा है, देखो सिंपल क्वेश्चन है, लिथियम डिस्कवरी जे एंड के इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंट इंपैक्ट क्या है, मैंने लिखा भाई सिंपल लिखा है, ये सबको पता है कि जियोग्राफी जीएसआई ने फाउंड किया, कहां किया गया है, रियासी में, खत्म। दूसरा मैंने पॉइंट लिख दिया कि भैया ये मेजर इकोनॉमिक रिसोर्स एसेट है इंडियन गवर्नमेंट के लिए, एज ए ग्लोबल हब के लिए, ठीक है, ऐसे हम लिथियम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे लिए फायदा रहेगा। इस तरह से हमारे पास सिग्निफिकेंट अगर बोले तो इलेक्ट्रिक व्हीकल डिप्लॉयमेंट हो जाएगी, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास कुछ डैमेज भी है, लेकिन डैमेज वाला बाद में डिस्कस करेंगे, बट फिलहाल के लिए इन्वायरमेंट मैनेजमेंट भी हो जाएगा। इन्वायरमेंट मैनेजमेंट कैसे होगा भैया, जैसे अभी कोल एनर्जी है ना, कोल, तो कोल को यूज कर रहे हैं हम, कहीं लिथियम का यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ना लिथियम, तो वो इंपॉर्टेंट, लिथियम की बैटरी ये अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगी, तो कहीं ना कहीं आपका सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन दिखती है एज ए इन्वायरमेंट को लेके। एनर्जी इंडिपेंडेंस हो जाएगी, एनर्जी इंडिपेंडेंस कहने का मतलब ये है कि आज की डेट में अगर हम लिथियम बाहर से किसी कंट्री से लाते हैं तो ये हमारे पे इंडिपेंडेंस हो जाएगी कि बाहर से हम नहीं खरीदेंगे, और जीडीपी ग्रोथ भी होगी। हमने क्या लिख लिया, चार पॉइंट लिख दिया, कहानी खत्म। अगर आपने लिखा सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन ऑफ फॉर इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट, एनर्जी इंडिपेंडेंस, जीडीपी ग्रोथ, और भी पॉइंट करने आप ऐड कर सकते हैं, बट ये चार पॉइंट आपके क्या हो गए, मेन पॉइंट आ गए, ठीक है। इस तरह से इन्वायरमेंट इंपैक्ट की बात करें तो इन्वायरमेंट इंपैक्ट कैसे होता है, अभी देखिए इन्वायरमेंट इंपैक्ट ये तो आ गए सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक। अब इसमें जीडीपी ग्रोथ लिखा है ना, तो इससे डायरेक्टली दी जाता है कि भैया क्या हो रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो हो ही रही है, ठीक है। इन्वायरमेंट इंपैक्ट में बोले तो एक्सेसिव फ्रेश वाटर यूज होगा, डिफॉरेस्टेशन होगी, कार्बन एमिशन निकलेगा, ठीक है, कंटामिनेशन ऑफ वाटर और फर्टाइल लैंड विद माइनिंग बाय प्रोडक्ट्स। अब देखिए जैसे फॉर एग्जांपल अब सलाल एरिया में पाया गया है, रियासी के सलाल एरिया में, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट में सलाल एरिया जो है उसके नीचे अगर देखें ये वाला सलाल एरिया है, ठीक है, स्पेसिफिक मैंने विजिट किया तो मुझे पता है, और ये रियासी है, ठीक है, रियासी डिस्ट्रिक्ट के थोड़ा सा आगे जाके
सलाल एरिया, तो इसमें यहाँ पे चिनाब रिवर आ रहा है यहाँ से, ठीक है, और ये वाला एरिया है और यहाँ पे डैम भी है। तो यहाँ पे आपको सोचने की ये है कि ये सलाल एरिया है, यहाँ पे आप माइनिंग करेंगे, कोई एरिया है पूरा पहाड़ का पहाड़ा माइनिंग करेंगे, तो यहाँ से मिट्टी कहाँ फेंकेंगे आप, और यहाँ से आप कुछ पत्थर अगर नीचे भी चलेंगे तो ये यहाँ पे रिवर आ रहा है चिनाब रिवर, तो कहीं ना कहीं डैमेज किसके हो जाएगा, सलाल डैम जो है, ठीक है, एनएचपीसी का क्या है, इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है यहाँ पे जिसका नाम है सलाल डैम, ठीक है, तो वो ज्योतिपुरम सलाल डैम जो है यहाँ पे एनएचपीसी का यहाँ पे है। तो कहीं ना कहीं समझ रहे हो ना इम्पैक्ट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। दूसरी बात ये इन्वायरमेंट इम्पैक्ट मतलब हो गया, अगर ये इधर से पत्थर आप फेंकने ही लग गए नीचे पानी में, तो एक तो आपको माइनिंग करने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो उसमें क्या होगा, फ्रेश वाटर यूज होगा। दूसरा आपका कार्बन एमिशन तो निकलेगा, समझ रहे हो ना। डिफॉरेस्ट जितना एरिया जो है, जो जितना भी एरिया यहाँ पे होगा फॉरेस्ट वाला, उसको डिफॉरेस्ट करना पड़ेगा, तो माइनिंग तो डीप जाएगी ना, ठीक है ना। उस तरह से हमारे पास कंटेमिनेशन ऑफ वाटर मतलब हो गया, ये सारा पानी जो है वो गंदा हो सकता है, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, डैम को भी नुकसान पहुंच सकता है, ठीक है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये पॉइंट भी इसमें लिख देना आपने कि डैम जो है कंस्ट्रक्शन पे इंपैक्ट पड़ सकता है, और स्पेसिफिक लिखने है सलाल डैम, सीधी सी बात है ना, ताकि एग्जामिनर को ये भी पता चले कि आपने क्या लिख दिया, डैम कंस्ट्रक्शन पे इंपैक्ट पड़ सकता है, वो भी सलाल डैम, मतलब ये हुआ कि सलाल एनएचपीसी लिख दिए, एनएचपीसी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पे इतना लिख दिया कि आपको 2 नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। क्यों मिलेंगे कि आपको स्पेसिफिक ये भी पता है कि भैया यहाँ पे डैम भी आ गए, तो एग्जामिनर के लिए एक अच्छा पॉइंट मिल जाएगा, क्योंकि बाकी किसी ने लिखा नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि यहाँ की जो लोग हैं तो इनको रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, ठीक है, रिहेबिलिटेट करना पड़ेगा, तो इंपॉर्टेंट रिहेबिलिटेट करना, कहाँ छोड़ना उनको, तो सरकार को अलग से इनको जगह देनी पड़ेगी, ठीक है, तो सरकार का अलग से खर्चा वहां पे आएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस भी जो है नेगोशिएशन में भी चल रहा है अभी भी, ठीक है, अभी ये प्रोसेस चल रहा है अभी इसका रिहेबिलिटेशन का, बट हुआ नहीं है अभी, ठीक है, स्पेसिफिक अगर बोले तो इंपॉर्टेंट है ये भी चीजें देखना। नेक्स्ट आपके पास आ गया हमारे पास सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में हमारे पास मेन पॉइंट आपको समझ गया ना क्या क्या करना है। एक तो आपने स्पेसिफिक डेफिनेशन लिख दी, इंपैक्ट लिख दिया, और इन्वायरमेंट अपना सिग्निफिकेंट इंप्लीकेशन क्या है, और इन्वायरमेंट इंपैक्ट लिख दिया, खत्म कहानी। सोल्यूशन लिखना है तो ये सोल्यूशन दिया हुआ, ये पढ़ दें। कंक्लूजन में लिख देना आपने, इंडिया प्लान फॉर लिथियम एक्सट्रैक्शन जम्मू एंड कश्मीर इज अ क्लियर एग्जांपल ऑफ पोटेंशियल सिक्योरिटी रिस्क दैट मस्ट बी मैनेज्ड ड्यूरिंग द नेसेसरी ट्रांजिशन टू द मिनरल इंटेंसिव लो कार्बन एनर्जी सिस्टम वगैरह वगैरह, ये आपने लिख देना। चलिए इस तरह से एक और क्वेश्चन में डिस्कस कर रहा हूं, व्हाट इज वेटलैंड, इन्वायरमेंट का टॉपिक है, व्हाट इज वेटलैंड, एक्सप्लेन द रामसर concept of wise use in context of wetland conservation, cite 2 example of Ramsar site from India। तो स्पेसिफिक क्या लिखा है, क्वेश्चन को अगर डिकोड कर लें तो पहला आपको पूछा गया है कि वेटलैंड क्या है, तो पहले क्या देना आपने, डेफिनेशन वेटलैंड होता क्या है, ठीक है, तो इसका कंटेंट आपको यहां से मिल गया। अब ये रामसर कंसेप्ट ऑफ वाइस यूज, तो वाइस यूज वेटलैंड का कंजर्वेशन के लिए क्या है, तो वाइस यूज का मतलब क्या है, तो वो किसमें दिया गया है, वो दिया गया रामसर कन्वेंशन 1971 में, और क्या दिया गया है वाइस यूज का वो भी इसमें लिखा गया है, ये कंटेंट आ गया आपका, ठीक है। स्पेसिफिक इनकी वेबसाइट से अगर देखें तो किस तरह से वाइस यूज का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ देयर इकोलॉजिकल कैरेक्टर अचीव थ्रू दिस एंड दिस, ठीक है, ये आपका आ गया इस तरीके से ये चीजें। और ये वाला क्वेश्चन भी आप देख लेना अभी, ठीक है, इसमें तो बॉडी स्ट्रक्चर इसमें नीचे किया गया है वो आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे ये डिकोड किया गया है, पहले डिफाइन करना है इसको, फिर बॉडी देना है, फिर कंक्लूजन देना है, और आंसर साइड की डेफिनेशन देनी है। यहाँ पे दिखा है वेटलैंड की क्या होता है डेफिनेशन, फिर वाइस यूज जो है स्पेसिफिक रामसर कन्वेंशन में लिखा गया है, तो क्या क्या करना है वो भी चीजें लिख दी है, ठीक है। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है वाइस यूज की, यूज ऑफ वाटर, यूज ऑफ लैंड, बायोमास, इस तरह से, और एग्जाम्पल देनी है तो करंटली इंडिया के पास 80 वेटलैंड्स है अंडर द रामसर कन्वेंशन, और इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देनी है तो जम्मू कश्मीर की भी दे सकते हैं, बुलर लेक आ गई, ठीक है, जम्मू कश्मीर की भी देना इंपॉर्टेंट है, तो पहले नंबर आप वुलर लेक लिखिए, फिर चिल्का लेक लिखिए, केलोदिया लिखिए, जो भी है। लेकिन इंडिया में फर्स्ट 2 आंसर जो थी वो थी चिल्का लेक और केलोदिया। कंक्लूजन कर दीजिए, वेटलैंड इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, और ये हमें बचाती है किसे, फ्लड से, स्टॉर्म से वगैरह वगैरह, इस तरह से ये हमारे पास कंक्लूजन निकल जाता है, ठीक है। लेकिन ये कंक्लूजन लिखना नहीं है आपने एग्जाम में, मतलब ये वर्ड नहीं लिखना है कंक्लूजन, बाकी ये चीजें लिखनी है, बट ये कंक्लूजन नहीं लिखना है, ठीक है ना। अब जब आप एग्जाम में लिख रहे हैं तो कंक्लूजन लिखना, आपने सीधा यहाँ से स्टार्ट करना है कि वेटलैंड वगैरह वगैरह, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके एंड कर देना, मतलब ये लिखना है, बट कंक्लूजन लिखना है। ये आपके लिए लिखा मैंने कंक्लूजन, बट एक्चुअल एग्जाम में आपने कंक्लूजन नहीं लिखना है, ये आपके समझने के लिए कंक्लूजन लिखा हुआ मैंने, ठीक है। और ये भी नहीं लिखना है, ये एक चीज और चीज याद रखनी है आपने, ये यहाँ पे मैंने जो लिखा हुआ है आंसर, एक्चुअल में आपने यहाँ से नीचे स्टार्ट करना है, यहाँ से नीचे, ठीक है, यहाँ से नीचे स्टार्ट करना, नीचे तक, ठीक है।
ये मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को डिकोड करना है। मतलब ये हुआ कि क्वेश्चन पूछा है वेटलैंड पे, तो पहले आपने इंट्रोडक्शन देनी है, फिर बॉडी, फिर आपका कंक्लूजन आता है, और जो उसमें लिखा है कि रामसर कन्वेंशन में कंसेप्ट क्या दिया और वाइस यूज का कंसेप्ट क्या है और एग्जांपल क्या है। ठीक है, तो वो चीजें देखनी। पहले इंट्रोडक्शन, डिफाइन वेटलैंड्स, बॉडी, और साथ में रामसर कन्वेंशन क्या है, फिर वाइस यूज क्या है, और 2 से 3 आप इसको एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, विद दिस आई एम गोइंग टू एंड दिस लेक्चर। और भी आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और एग्जाम की अच्छे से प्रिपरेशन करें। और ये 2 क्वेश्चन इसलिए डिस्कस मैंने किए ताकि आपको एक कंसेप्ट मिले कि कम से कम 50 से 70 वर्ड्स आपको किस तरीके से लेने। तो मेन पॉइंट ही आपने इंपॉर्टेंट लेने, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए वो आपने प्रैक्टिस करने, इंपॉर्टेंट है फॉर द परस्पेक्टिव ऑफ एग्जाम्स। ठीक है, बाकी भी आपने पढ़ा है तो कोई बात नहीं। और साथ में एक और चीज याद रखनी है कि आपका जो पेपर है जीएस का, ऐसे का जो मैंने टॉपिक दिए हैं वो आपने पढ़ देने। ठीक है, उसमें आपने कम से कम आपका पास 200-300 वर्ड्स हो हर एक ऐसे के। ठीक है, जैसे आपको बात बोलूं, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे पढ़ लीजिए, एक सोसाइटी पे पढ़ लीजिए, एक इन्वायरमेंट के लिए क्लाइमेट चेंज पे पढ़ लीजिए। ठीक है, और एक एजुकेशन सेक्टर पे पढ़ लीजिए। एनईपी पॉलिसी आई है ना, तो कहीं ना कहीं वो भी इंपॉर्टेंट है न्यूज में। तो ये 3-4 टॉपिक आपको ऐसे के लिए पढ़नी है। ठीक है, तो ये भी कितने 200-300 वर्ड्स। रही बात ऑप्शनल की, तो ऑप्शन आपको खुद तैयार करना है, और ऑप्शनल इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका, क्योंकि आपको पता है कि 40-40% आपको हर एक में नंबर लेने, इंग्लिश में भी लेने हैं, जीके जीएस में भी लेने हैं, और ऑप्शनल में भी लेने हैं। ये मैं बात कर रहा हूँ फॉरेस्ट की। प्लानिंग की हम अलग से डिस्कस करेंगे, अलग से भी डिस्कस करेंगे जब हम फॉरेस्ट का एग्जाम हो जाएगा, ताकि हमें ये आइडिया मिल जाए कि जितना हमने आज डिस्कस किया, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, और इसी को लेके हम प्लानिंग का ई एंड एस के लिए भी, इकोनॉमिक एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए भी अलग से स्ट्रेटजी डिस्कस करेंगे। बट अभी के लिए इतना ही है फॉरेस्ट वालों के लिए। ठीक है, असिस्टेंट डायरेक्टर जेकेपीएससी फॉरेस्ट एफपीएफ, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम। और लिंक आपको टेलीग्राम का नीचे मिल जाएगा आपको। ठीक है, वहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर द मोर अपडेट्स। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय, जय हिंद।